शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया और जो शिक्षण संस्थान थे उनको वित्तीय अनुदान देने की व्यवस्था की गई, प्रावधान किया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई शिक्षण संस्थानों को अनुदान मिल पा रहे हैं, क्योंकि कई जगह से शिकायतें भी आ रही हैं। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं डॉक्टर संजीव सिंह, उनसे जान लेते हैं। ये जो शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने की बात सामने आई थी और सरकार का ये दावा रहता है कि हर साल अनुदान दिया जाता है, आपको लगता है कैसी परिस्थितियां? नहीं, देखा जाए जिस समय वर्ष 2008 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने या उनके नेतृत्व में जो बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया था परीक्षा फल आधारित अनुदान दिया जाएगा, तो ठीक है, उस समय कुछ भी कहीं किन्हीं को नहीं मिल रहा था, चाहे वो माध्यमिक हो या इंटरमीडिएट महाविद्यालय हो या डिग्री महाविद्यालय हो। लेकिन शिक्षकों को और कर्मियों को लगा जो कि अब हमारे दिन बहुरने वाले हैं और उस आधार पर जब परीक्षा फल आधारित अनुदान मिलेगा तो कहीं न कहीं एक सरकार के द्वारा जो किया गया घोषणा है उसके अनुसार हम लोगों को वेतनानुदान मिलेगा। लेकिन आज की हकीकत यही है, आज की सच्चाई यही है जो कि लगभग 6 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल इस तरह से डिग्री का लगभग 7-7 साल का बकाया है, इंटरमीडिएट का लगभग 14-16 से अनावश्यक कारणों से रोक दिया गया है। हम खास करके इंटरमीडिएट जो 599 महाविद्यालय हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। विधान परिषद में हम शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधियों द्वारा कई बार यह प्रश्न उठाया गया और शिक्षा मंत्री जी, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी थे या अभी भी जो हैं, उनके द्वारा हर वक्त जो विभागीय जवाब मिलता था उसको यहाँ पढ़ दिया जाता था। हम लोगों ने उस मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, विभाग में शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा, सब जगह पत्र लिखा। और आपको आश्चर्य होगा, जो हम लोग कह रहे थे विधान परिषद में या पत्र में, वही आज माननीय पटना उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने भी सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा किए गए एलपीए को खारिज कर दिया। और हम लोगों का अभी भी यही हम लोगों की आपत्ति है जो कि आप 1992 में जो नियमावली बनी, जो अधिनियम बना उस समय, उस पर आप 2011-13 की नियमावली आप थोप रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है? उस समय की नियमावली से वो संस्था स्थापित हुई थी, उस संस्था में शिक्षक कार्यरत थे, उस समय की सारी नियुक्ति की अर्हता थी, पात्रता थी, योग्यता थी। और आज आप 2011 के नियमावली से उसमें कहीं छात्र की संख्या कम कर दे रहे हैं। अब छात्रों के संख्या के परीक्षा फल के आधार, उत्तीर्णता के आधार पर आप अनुदान की राशि देते हैं, वेतनानुदान देते हैं। और एक तरफ अगर एक सेक्शन में 128 छात्र छात्राएं हैं, उसको घटा करके नई नियमावली में आप 40 कर देते हैं। आप कहते हैं जो कि आपके लिए 92 की नियमावली में ये क्राइटेरिया था बिल्डिंग का, आधारभूत संरचना का, लेकिन आज आप उसको कह रहे हैं जो कि ये कम है 2011 की नियमावली से। इसलिए ये एकदम मजाक बना करके विभाग ने रख दिया है। और ये हमको लगता है जो कि विभाग फिर 5 साल 7 साल जानबूझ करके पदाधिकारी अटकाते हैं और ऐसे मामले में कई सेवानिवृत्त पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और उनके झांसे में बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं और असहज निर्णय लेते हैं जो कहीं से भी अनुकूल नहीं है। फैसला तो कुछ सोच समझ के ही लिया जाता होगा ना, सरकार अगर फैसला ले रही है तो कुछ सोच समझ के ले रही होगी। निश्चित रूप से सोच समझ में अगर नकारात्मकता का भाव होगा तो फिर वो फैसला कहां से सही होगा। हम लोग विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हैं और भी लोग स्नातक प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में भी प्रतिनिधि हैं। विधानसभा में भी कई बार 1-2 बार बातें भी ये उठी हैं, तो क्या हम लोग सोच समझ करके नहीं बोलते हैं? सबसे बड़ी बात है, आप लगभग 28 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के बाद एक नई नियमावली बनाते हैं और उस नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से आप थोप देते हैं पूर्व के संस्थानों पर। आपको आश्चर्य होगा, इसी राज्य कैबिनेट ने वर्ष 2013 में अनुदान हेतु अनुमान्य विद्यालय और महाविद्यालय कौन से हैं, इसकी त्रिस्तरीय जांच करवाई।
त्रिस्तरीय जांच करवाई, सभी संस्थानों से राशि ली गई और उसमें सरकार के भी पदाधिकारी थे, शिक्षा विभाग के भी पदाधिकारी थे और उस समय सक्षम शिक्षा मंत्री थे आदरणीय पीके शाही जी। चूंकि इसलिए मैं सक्षम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि वो एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे, लॉयर भी थे, वो शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने सदन में जवाब दिया था मेरे प्रश्न के आलोक में। हमने कहा था जो कि कितनी बार इन संस्थानों की जांच होगी, क्योंकि जैसे ही अनुदान की बात आती है तो फिर जांच, कितनी बार जांच। तो उन्होंने सदन में कहा था ये अंतिम जांच है अनुदान देने हेतु। और उन्होंने कहा जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत ये संस्थानें हैं या विभाग के तहत है, तो वो कभी भी उसका ये निरीक्षण कर सकती है, निरीक्षणाधिकार उसको है, लेकिन अनुदान देने की अनुमान्यता की जांच यह अंतिम बार है और क्रमशः 3 बार जांच हुई उसकी। 2008 से जब शुरू किया गया उस समय भी जांच हुई, फिर 11 में भी हुई, फिर 13 में भी हुई, लेकिन फिर एक जांच किया गया। तो जो सिंगल बेंच था माननीय पटना उच्च न्यायालय का, वहां भी सरकार का कुछ नहीं चला, विभाग का कुछ नहीं चला। और हमको तो आश्चर्य लगता है ऐसे सब मुकदमों पर जो वकील पर खर्च किए जाते हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में क्या हो रहा है, वकीलों पर खर्च हो रहा है करोड़ों रुपए में तो सैलरी चला जाता, और सैलरी के लिए जो वकील किए जा रहे हैं विभाग के तरफ से उनको 50 लाख, 32 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जबकि उतना एरियर भी शिक्षकों को नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग में जो भी पदाधिकारी बैठे रहते हैं वो संवेदन शून्य होते हैं। मुझे लगता है जो कि हर एक निर्णय कहीं कभी कोई ऐसी बात आप बता दीजिए जहां की शिक्षा विभाग का कोई ऐसा मुकदमा हो और 10 मुकदमे में से 5 मुकदमा सरकार जीत गई हो, विभाग जीत गई हो, और ये लोग सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं पदाधिकारीगण। अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्य सचिव को तलब किया गया तो समझ लीजिए वो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नप जाएंगे। नहीं, ये देखिए, ये तो ठीक है, प्रिंट मीडिया में हम भी पढ़े हैं जो कि ऐसे होगा, लेकिन इसका मतलब जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हो गए, जिनको इस आशय के साथ उनका वेतन रोक दिया गया या उनकी सेवा शर्तों को बाधित किया गया, तो उसके लिए अब ढिंढोरा पीट करके क्या होगा? उनको तो न्याय उसी समय मिलना चाहिए। आखिर सरकार तो लोक कल्याणकारी होती है, लेकिन पदाधिकारियों ने लोक कल्याणकारी नहीं रहने दिया है सरकार को। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, पिछले बार भी आपने आवाज उठाई थी, जो नई नियमावली आई थी शिक्षकों के नियुक्ति से जुड़ी हुई, आवाज उठाई थी, क्या हुआ उसका? जगह जगह अब तो आंदोलन की रूपरेखा भी लगभग तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है देखिए इस मामले में बृहत आंदोलन होगा, चूंकि रोज हमसे कई शिक्षकों की और शिक्षक संगठनों की बातें हो रही हैं। एक चीज बहुत ही आश्चर्य लगता है, आप देखेंगे 1980 में टेक ओवर हुआ, सीधे सीधे राज्यकर्मी हो गए। आपको मैंने उस दिन भी बताया था जो कि लायबिलिटीज होता है, संपत्ति और परिसंपत्ति होती है, जवाबदेही होती है। आपने उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में भी नियुक्तियां हुई, उस समय आपने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने नियुक्त किया। आपने विद्यालय सेवा बोर्ड बनाया था, वहां भी नहीं लिया। आपने एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक परीक्षा आयोजित किया था, उसको भी आपने खत्म किया। तो ये जितने लोगों के पास जो शैक्षणिक अनुभव है, जिसको हम कार्यानुभव कहते हैं, इतने वर्षों तक किया, और वैसे शिक्षक जो दक्षता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, उसके लिए ये करना आज भी मैं समझता हूं ये गलत है। और निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ सोच रही होगी, बैठे हुए लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय चला आया, ये शांत तालाब में एक पत्थर फेंकने की बात हो गई। कहीं न कहीं प्रस्ताव मैं बार बार कह रहा हूं जो कि ये प्रस्ताव ही बहुत ही गलत प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में संशोधन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि अब इससे बेहतर प्रस्ताव हो ही नहीं सकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देने जा रहे हैं। शिक्षा आज हमको पूछा जाए, हम भी कॉलेज में टीचर हैं, हमको अगर कहा जाए जो कि आज नेट की परीक्षा में बैठिए तब आप फिर प्रोफेसर बनिएगा, ये कैसा निर्णय होगा? ये क्या निर्णय होगा?
मेरा कहना है परीक्षा लीजिए, आपने परीक्षा लिया है, मैं कहां कह रहा हूं बिना परीक्षा के आप कीजिए, आपने परीक्षा क्यों लिया, उसका नाम पात्रता परीक्षा क्यों रखा गया? वो तो शिक्षक की पात्रता रखते थे, वो तो राहगीर तो नहीं थे। आपने शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, फिर आपको लगा जो कि नहीं इनका हम इनका नाप करें, हम इनके माप कसें, उसके लिए आपने दक्षता लिया, दक्षता मूल्यांकन परीक्षा लिया, आपने पात्रता परीक्षा लिया। तो वो कौन सी परीक्षा थी? क्या अनुभव का मायने नहीं रखता है? मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को भी इस बात पर सोच समझ करके जवाब देना चाहिए और निश्चित रूप से वो भी सोचेंगे इस पर। एक चीज और है, शिक्षकों के मसले को आप उठाते हैं तो ये माना जाए कि डॉक्टर संजीव सिंह बागी हो गए शिक्षकों के मसले पर, क्योंकि आप शिक्षकों के मसले पर मैंने सदैव शिक्षकों का पक्ष रखा है और मैं जो भी पक्ष रखता हूं मैं गलत पक्ष नहीं रखता हूं, इसमें बागी होने की कोई बात नहीं है। लेकिन शिक्षकों के मामले में अगर कोई भी सही बात रहेगी उसको कहने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, मैं सदैव आगे रहा। आंदोलन होगा तो किस तरफ आप रहेंगे? आप शिक्षकों की तरफ रहेंगे, आंदोलन होगा तो शिक्षकों की तरफ रहेंगे। इसमें कहां से शिक्षक प्रतिनिधि हूं मैं? कोई भी अगर आज जनप्रतिनिधि होते हैं या शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं या स्नातक प्रतिनिधि, तो यह लोकतांत्रिक आस्था और लोकतांत्रिक दायित्व है जो कि हम अपने मतदाताओं के प्रति सचेष्ट रहें, उनके हक के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके जो वास्तविक जो संघर्ष है, उनकी वास्तविक जो मांगे हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं, उनके लिए हम उनके साथ खड़े रहें और उसके लिए खड़े रहें। आप देख लीजिए, अभी आप पूछ रहे थे अनुदान वाला, अब देख लीजिए, आप इसको गौर करके आप भी समझिएगा, कोई भी समझेगा, लेमैन भी समझेगा। अभी 342 करोड़ रुपया वित्त विभाग ने 28 तारीख 29 तारीख को शिक्षा विभाग के खाते में भेज दिया अनुदान के लिए, वही माध्यमिक और इंटरमीडिएट के अनुदान के लिए, और उसमें एक लाइन जोड़ दिया, आप पैसा भी दे रहे हैं और एक शर्त जोड़ दिया, निर्दिष्ट मानक के अनुसार। निर्दिष्ट मानक पर उसकी जांच हो गई है, त्रिस्तरीय जांच हो गई है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माने बिना सोचे समझे एक विज्ञप्ति निकालती है जो कि 25 बिंदु का मानक आप भरें। जिस समय उस संस्था की स्थापना हुई थी उस समय वो 25 बिंदु नहीं था, उस समय जो मानक था उस मानक पर वो खोला गया था। आज अगर उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, अगर अतिरिक्त सब्जेक्ट खोला जाएगा तो उसके लिए अलग से वो मानक तैयार करेगा। लेकिन आप एक तरफ पैसा दे रहे हैं और पैसा रोकने के लिए आपने दिमाग लगा दिया उसमें, यही संवेदनहीनता है। अखबार में तो छपता है 342 करोड़ जारी, लेकिन उसके तह में जाइए तो ये कैसी नीति है, ये किस तरह की नीति है जो कि वित्त विभाग इस पर आपने क्यों दिया? आप 342 करोड़ नहीं देते, आपने क्यों दिया 342 करोड़? आज माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय है जो कि नहीं 14-16 के बाद जो आपने अनुदान रोका है या जो आप कह रहे हैं संबद्धता लेना होगा, उसके बारे में जो भी एलपीए खारिज किया है 19 पन्ने का जजमेंट है। लेकिन वही चीज हम लोग आज तक कहते रहे थे, आज 3 साल से लगातार 3-4 साल से हम लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं ने भी, ना मंत्री महोदय ने ना पदाधिकारी महोदय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज अगर कोर्ट कहेगी, अब समझा जाए जो कि कितना खर्च हुआ होगा, जो एडवोकेसी कर रहे होंगे इस मामले में, वो तो कोई उधार और मंगनी में तो नहीं करेंगे, वो तो अपना फी लेंगे, वो तो अपना शुल्क लेंगे। लेकिन सरकार को क्या मिला, विभाग को क्या मिला? शिक्षक को कुछ नहीं मिला। शिक्षक तो टारगेटेड है। विभाग के पदाधिकारी अगर पैसा रिलीज करते हैं और उसमें शर्त लगा देते हैं, शर्त तो ये हो जो कि किसको मिलना चाहिए वो विधिक रूप से मिले, शर्त ये होना चाहिए। संस्था संबद्धता संस्था को दी जाती है, शिक्षक और कर्मी को नहीं दी जाती। लेकिन ये लोग शिक्षक और कर्मी का अनुदान फंसा दिए। बार बार मैं यही कह रहा हूं, संबद्धता तो भवन को मिलेगा, उस संस्था को मिलेगा, लेकिन आप संबद्धता के नाम पर अनुदान रोक दिए और अनुदान देने की प्रक्रिया को इतना ये कर रहे हैं। इसके लिए मैंने भागलपुर में समीक्षा यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी किया था जो कि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति से वेतनानुदान का पटाक्षेप हो सकता है। जितना अनुदान आप दे रहे हैं और जो संस्थानों का आंतरिक स्रोत है, अगर दोनों को मिला दिया जाए और एक वेतनमान तय कर दिया जाए, कोई भी वेतनमान तय कर दिया जाए, आप वेतनमान तय कर दें और सभी को महीने महीने वेतन का स्वाद मिले। और वेतनानुदान की स्थिति यही है, 7 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष से सबका लंबित है और वो लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये चिंताजनक बात है।
तो डॉक्टर संजीव सिंह थे। ये जिस तरह से परेशान है शिक्षकों को लेकर के, वाकई ये अपने आप में चिंता की बात है और स्वाभाविक तौर पर कई तरह के सवाल भी इसके साथ उठ रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला हो या फिर शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने से जुड़ा मामला हो, स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय पर इस मामले पर आंदोलन की भी बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से क्या संज्ञान लिया जाता है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।